सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक बार पुनः हाजिर हैं हम। चलिए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित जब करते हैं तो ऊर्ध्वपातन को यह बताते हैं कि जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जो ऐसे पदार्थ होते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया ठोस कपूर में भी होती है, नवसागर में भी होती है। तो राइट आंसर आपका ऊर्ध्वपातन होगा। वाष्पीकरण की बात अगर करें हम, तो वाष्पीकरण क्या होता है? जब किसी द्रव को गर्म करें तो वह उबलने से पहले, क्वथन करने के पहले जिस अवस्था में होती है वह अवस्था उसकी वाष्पीकरण होती है। और जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलती है, तो द्रव में बदलना उसका पिघलना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोई द्रव हो, क्वथनांक यानी उबलने से पहले वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये पिछले सवाल में भी इसी से रिलेटेड था कि द्रव का जब उबलने से पहले की जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। उबलेगा, क्वथन करेगा, क्वथन से पहले वह जब धीरे धीरे गर्म होने की कंडीशन में धीरे धीरे गर्म होगा तो वह वाष्प में परिवर्तित होगा, तो वह घटना वाष्पीकरण होती है। हिमीकरण की बात करें तो द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण होता है। और जब द्रव इकट्ठा होकर के वही ठोस में बदल रहा है तो कई कण इकट्ठा होकर के एक भारी कण को बनाते हैं तो वह प्रक्रिया उनकी संघनन हो जाती है। जैसे द्रव द्वारा शीत का बनना संघनन होता है और जम करके बर्फ बनना हिमीकरण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। जवाब देंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है यह ऊर्जा से रिलेटेड है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम से भी जोड़ा जाता है। जो ऊर्जा संरक्षण नियम होता है वह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी जोड़ा जाता है, जिसमें इसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षित होता है, तो बताएंगे ऊर्जा से। राइट आंसर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? मतलब अगर हम सीधे तौर पे समझें कि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि हो यानी ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ेगा तो आर्द्रता का तात्पर्य होता है नमी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी, सिंपल तौर पे भी नमी क्या होगी? घटेगी। तो हम शब्दों पे ध्यान देंगे कि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता यानी नमी उसकी घटेगी। राइट आंसर घटेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य के रूप में होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य के रूप में होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे वे होती हैं जिनमें संपीड़न और विरलन की स्थिति होती है। संपीड़न और विरलन होता है। इसमें माध्यम के कण संचरण के समांतर कंपन करते हैं और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह समांतर कंपन वाली ही तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। राइट आंसर अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। हम स्कूल में अपने देखे होंगे कि जो हमारी वेल बनाई जाती है, घंटी बनाई जाती है, वह लोहे की बनी होती है
लोहे की क्यों बनी होती है? क्योंकि उसमें जो ध्वनि निकलेगी उसकी चाल अधिक होती है, उसकी तीव्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ध्वनि की चाल अधिक होती है जल में, तो जल में नहीं होगी, घंटी हमारी जल की नहीं बनाई जाती है। वायु में नहीं होगी, निर्वात में भी नहीं होगी। निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु न हो, जहाँ पे वायु न हो उसे निर्वात कहते हैं, तो निर्वात में भी नहीं होगा। तो राइट आंसर लोहे का दूसरा रूप एक इस्पात होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? इस्पात में होगी। तो राइट आंसर हमारा इस्पात। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित होती नहीं है, सॉरी, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती है? तो जब नहीं की बात होगी तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो जब दोनों की हम तुलना करेंगे तो दोनों में जो घटित होने की बात होगी तो वह ध्रुवण होगा। ध्रुवण दोनों में घटित नहीं होता। ध्रुवण की प्रक्रिया मात्र प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती। ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता। तो राइट आंसर इसका ध्रुवण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो प्रतिध्वनि का मतलब जो ध्वनि कहीं टकरा करके दोबारा सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि ध्वनि टकरा करके दोबारा सुनाई दे तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो टकराना यानी कहीं जा करके टकराना हुआ घटना किसको बताती है? परावर्तन। तो ध्वनि तरंगे किसके द्वारा या किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर परावर्तन। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पे खड़े होकर के अपनी तेजी से व्यक्ति बोलता है तो उसकी ध्वनि टकरा करके बार बार रिपीट होती है, तो वह घटना परावर्तन की होती है। उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? तो रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन होता है उसका उदाहरण सीधा सा अनुनाद होता है। स्वाभाविक दोलन, प्रवर्धित दोलन, इनके मान यदि बराबर हो यानी आवृत्तियाँ, स्वाभाविक आवृत्ति और जो वस्तु की प्रवर्धित आवृत्ति होती है, अगर वो समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह अनुनाद की घटना होती है। और अनुनाद की घटना के तमाम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हम कभी पढ़े होंगे कि पुल पार करते समय जो सैनिक होते हैं वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, तो उसका रीज़न क्या होता है? अनुनाद। क्योंकि पैरों की आवृत्ति और पुल की आवृत्ति कहीं बराबर हो गई तो पुल टूटने की संभावना होती है। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो उदाहरण है वह अनुनाद है। राइट आंसर अनुनाद। नेक्स्ट प्रश्न, डापलर प्रभाव संबंधित है? डापलर प्रभाव संबंधित है। तो डापलर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रभाव में ध्वनि का वर्णन किया। तो डापलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। राइट आंसर ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? तो शून्य का तात्पर्य यह है कि बिना माध्यम, शून्य यानी कोई माध्यम ना हो। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? तो जो ध्वनि तरंग होती है यह शून्य में संचरण नहीं करती है। जो ध्वनि तरंग होती है यह शून्य में संचरण नहीं करती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि वायुमंडल में अगर चलते हैं तो वायुमंडल में भी जो माध्यम कार्य करता है वह वायु का होता है, यानी जो ध्वनि है यह निर्वात में नहीं चल सकती है। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? तो राइट आंसर ध्वनि होगा। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है। ध्वनि बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ध्वनि। अगले प्रश्न पे, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो अभी हम पिछले प्रश्न में चर्चा की कि ध्वनि वायु से गुजर सकती है, स्टील से तो गुजर सकती है, जल से गुजर सकती है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? ये तीनों माध्यम हैं। और निर्वात का अर्थ होता है कि जहाँ वायु न हो, अगर वायु न हो तो उसे निर्वात कहते हैं। तो ध्वनि तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है, यानी जहाँ कोई माध्यम न हो वहाँ से ध्वनि तरंग गुजर नहीं सकती। तो राइट आंसर निर्वात होगा। तो ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं गुजर सकती? निर्वात से नहीं गुजर सकती।
नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, इन चारों में से सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो यह बाघ है। बाघ की जो दहाड़ होती है, गर्जन होता है, वह सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो एक प्रश्न भी हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि हमारे स्कूल की जो घंटी होती है, बेल होती है, वह लोहे की बनी होती है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वह लोहे में होता है, इसीलिए लोहे की बनी होती है। वायु में, जल में, पारा में, इनमें अधिकतम नहीं होती है, लोहे में होती है। लोहे का जो दूसरा एक रूप इस्पात होता है, तो इस्पात, तो वहाँ पे ऑप्शन में इस्पात था, यहाँ पे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहे में। राइट आंसर लोहे। नेक्स्ट प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? भाई ध्वनि चल रही है, एक व्यक्ति बोला, दूसरे व्यक्ति के कानों तक वह पहुंच रही है, तो वह क्या होगी? ऊर्जा के रूप में होगी, ऊर्जा लेकर जाएगी। हालांकि ध्वनि तो हब्बे करे, तो ध्वनि हब्बे करे तो ध्वनि ऑप्शन हो नहीं सकता। वजन कोई लेकर के वह जाएगी नहीं, वजन लेकर जाती तो हमारे कानों पे चोट करती। तो राइट आंसर ऊर्जा, वो भी कौन सी? विकिरण ऊर्जा। तो ध्वनि, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरा हो या फिर मानव नेत्र हो, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि कैमरा हो या फिर मानव नेत्र हो, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। राइट आंसर उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? लेंस को नहीं, पूरी आँख कभी प्रतिरूपित नहीं की जाती है। रेटिना तो एक पर्दा है, वो भी प्रतिरूपित नहीं किया जाता। तो नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो राइट आंसर कार्निया। नेत्रदान में कार्निया को हमेशा प्रतिरूपित किया जाता है, और कार्निया ही वह भाग है जिसके रास्ते नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। तो राइट आंसर कार्निया। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? अब यहाँ पे स्नायु उद्योग का तात्पर्य प्रतिबिंब बनाने से है, सूचना देने से है, मस्तिष्क में सूचना देने से है। तो नेत्र तारा, इस रास्ते से प्रकाश प्रवेश करता है। लेंस का काम प्रतिबिंब बनाना होता है। कार्निया भी प्रकाश को नेत्र में प्रवेश कराता है। तो स्नायु उद्योग का काम कौन करता है? रेटिना। रेटिना ही नेत्र में उपस्थित वह भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर रेटिना। अगले प्रश्न पे आते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया नेत्र में होने वाला एक दोष है, जो हिंदी रूपांतरण है, यह निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया नेत्र में होने वाला निकट दृष्टि दोष है, जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष जो होता है, यह नेत्र में होने वाला ऐसा दोष है जिसमें दूर स्पष्ट दिखाई देता है, नज़दीक दिखाई नहीं देता, और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। वर्णांधता जो होती है, यह एक नेत्र में ऐसा विकार है, नेत्र में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें रंगों को पहचानने में असुविधा होती है। तो यह रंगों से संबंधित बीमारी है। तो मायोपिया जो है वह निकट दृष्टि दोष है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हमें पता है, हम पहले भी ऐसे पढ़ते हैं, एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले हैं। गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, तो उनसे संबंधित आविष्कार करने वाले गुटेनबर्ग हैं। और दूरबीन का जो श्रेय जाता है वह गैलीलियो को जाता है। तो राइट आंसर गैलीलियो।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।